नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनायोग के लिए जो आपकी परीक्षा होनी है 29 जून को और 29 जून 2025 को आपकी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी, ठीक है? इसके हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे और टोटल 10 मॉक टेस्ट करेंगे। ये आपका 5वाँ मॉक टेस्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपने अगर ये नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, उसके बारे में आपको पता चले, तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हो। वहाँ बिना किसी शुल्क के इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। ठीक है? चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से ये 5वाँ आपका मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, कह रहा है कि एक तरफ स्थायी भाव दिए हैं, दूसरी तरफ रस दिया है। कौन-सा स्थायी भाव किस रस का है? तो रति ये किसका है? ये है श्रृंगार का। भय किसका है? ये भयानक का है और विस्मय ये अद्भुत का है, साथ ही साथ वैराग्य ये शांत का है। आप वैराग्य कह लो या फिर आप कह लो निर्वेद, ठीक है? निर्वेद या फिर वैराग्य, ये है शांत का। वहीं अगर मैं एक स्थायी भाव लिखूं, मैंने लिखा जुगुप्सा, जुगुप्सा या हम कहें घृणा, ये किसका है? इसका रस कौन सा है? रस है वीभत्स्य, वीभत्स्य। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे मैंने लिखा उत्साह, इसका रस कौन-सा है? इसका रस है वीर, यानी ये वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो ये सारे के सारे मैच हैं। अब आप इनको आराम से मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें कह रहा है कि समान पर्यायवाची वाले शब्द समूह को पहचानिए। तंद्रा, संकुचित। अब ये लिखा है तंद्र, तो इसका मतलब क्या होता है तंद्रा? यानी आपको नींद आ रही है या हम कहें ऊँघ, ऊँघाई ले रहे हो, है ना? जैसे ऊँघाई। ठीक, इसके अलावा आप झपकी ले रहे हो, तो ये सारे के सारे पर्याय हैं एक-दूसरे के। अच्छा, ये लिखा है संकुचित। संकुचित का मतलब क्या है? इसके क्या पर्याय हो सकते हैं? संकुचित। इसके पर्याय हो सकते हैं जैसे बड़ा संकुचित एरिया है या हम कहें बड़ा तंग तंग गली है, बहुत सकरा रास्ता है, संकरा, ठीक है? या फिर संकीर्ण रास्ता है। तो इस तरह से ये संकुचित के पर्याय हैं। अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पर आओ, ये शब्द क्या-क्या हैं? वंचना है, अड़ीमार है, तन्मयता, लवलीनता, डेरा। हाँ, यहाँ पर देखो, एक शब्द दिया है ठगी। ध्यान देना, ठगी। इसके कौन-कौन से पर्याय हो सकते हैं? जैसे प्रताड़ना, जैसे प्रताड़ना, इसका एक पर्याय हो सकता है। इसके अलावा वंचना, इसका एक पर्याय हो सकता है। आपने मायाजाल का नाम सुना होगा, इस शब्द से भी आप परिचित होंगे, ये भी पर्याय हो सकता है। कोई मेरे साथ फ़रेब करके चला गया, ये भी एक पर्याय है। जालसाजी मत करो भैया, नहीं तो धरे जाओगे तो पुलिस बहुत लंबा नापेगी। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं। अच्छा ये तो ठगी है। अब हम इसमें लेते हैं ठग को। इसके क्या पर्याय हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं ये वंचना थी, अब यहाँ पर वंचक लगा दो, वंचक। प्रताड़ना थी, तो अब यहाँ पर प्रतारक ले आओ, ठीक? प्रतारक या फिर अड़ीमार, अड़ीमार ये भी इसका एक पर्याय पर्याय है। इसके अलावा जालसाज, जालसाजी नहीं, जालसाज। जालसाजी कर दोगे तो वो एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है? जालसाज हो गया। इसके अलावा प्रवंचक, प्रवंचक, ये सारे के सारे आपके पर्याय हैं। वहीं अगर मैं एक शब्द और लिखूं जो आपके ऑप्शन में दिया था तन्मयता, तन्मयता, इसके क्या पर्याय हो सकते हैं? बड़ा तल्लीन है वो अपने काम में, तल्लीन, ठीक? जैसे बड़ा एकाग्र है या एकाग्रता। इसके अलावा बड़ी लगन से काम कर रहा है या फिर लवलीनता, लवलीनता, तल्लीनता, तल्लीनता। साथ ही साथ बड़ा ध्यान मग्न है वो या हम कहें ध्यान मग्नता। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं, ठीक है? एक शब्द और आपको दिया था ऑप्शन में, डेरा, डेरा जमाए बैठे हो। हेमा इसका पर्याय हो सकता है। इसका पर्याय हो सकता है तंबू, इसका पर्याय हो सकता है शिविर। ये सारे के सारे पर्याय हैं, ठीक? और एक शब्द है डेरा से ही मिलता-जुलता, ये मैंने लिख दिया डोरा। डोरा मतलब धागा। सुई में डोरा डाल दो। आमतौर पर जो भारत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ धागा को डोरा भी कहा जाता है, जैसे सुई तागा या फिर तंतु भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं। अब वापस आ जाओ, इसमें सही उत्तर क्या होगा? तंद्रा होगा
संकुचित, वंचना, अड़ीमार, तन्मयता, लवलीनता, डेरा, तागा। ठीक है, तो तन्मयता, लवलीनता। नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? ये रचना है मुक्तिबोध की, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आगे क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार ये कब हो सकता है? इसमें ये कब होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की गई हो, यानी कि ये पार्ट ही सही हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? जब उपमेय में मान की कल्पना की गई हो। 5 नंबर में आ जाओ। 5वें में क्या कह रहा है? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियां हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं, नरेंद्र शर्मा जी की हैं, हरिवंश राय बच्चन की हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा की हैं? ये हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा जी की है पंक्ति। ठीक है। अच्छा, इन्हीं में एक शख्स का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये साहित्यकार रहे हैं। केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक। मुझे बताओ, ये जो केदारनाथ अग्रवाल साहब हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं ये, बांदा में। ठीक है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे एक रचना है युग गंगा, युग गंगा, जैसे नींद के बादल, नींद के बादल, या फिर आग का आईना, आग का आईना। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, एक मैं और लिखता हूँ, युग गंगा से ही संबंधित एक रचना है, ये है युग धारा, युग धारा। क्या बता सकते हो ये जो युग धारा है, ये किसकी रचना है? ये है बाबा नागार्जुन की, बाबा नागार्जुन। ठीक है, तो याद रखो। चलिए 6 नंबर में आ जाओ। कह रहा है छंद के चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं चरण, छंद के चतुर्थांश को। और आगे आओ जरा 7वें नंबर में, इसमें कह रहा है, गौर करना, एक ये पंक्ति दी है और कह रहा है कि इनमें कौन सा छंद है? मुंह को होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये क्या है? कौन सा छंद है? एक आपने पढ़ा होगा सोरठा, याद करो, पढ़ा है आपने? सोरठा के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण, इन विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और जो इसके सम चरण होते हैं, सम चरण, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ये पहचान है सोरठा की। अब जरा इसमें देख लो, कह रहा है कि सम चरण में 13 मात्राएं, तो पहला चरण, ये दूसरा चरण, इसमें गिनो जरा मात्राएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11, जस्ट वेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये सम चरण है, यानी ये दूसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं होंगी। ठीक है। अब ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये तीसरा होगा। क्या इसमें 11 मात्राएं हैं? आओ देखो, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 11। इसमें 11 मात्राएं हैं, तो इसमें भी 11 होंगी। ये समचरण है तो इसमें 13 हो गई, ये भी समचरण है तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं हो जाएंगी, अर्थात ये हो गया सोरठा। ठीक है। तो कुल मिला के आपको मात्राएं गिन के काम चला लेना है और अपने उत्तर तक पहुंच जाना है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? कह रहा है ढेर सारे खिलौने खरीदे, विशेषण तो है, लेकिन यहाँ इस शब्द से, इस शब्द को पकड़ो, ढेर सारे। अब विशेषण में कई सारे टाइप्स हैं और उनको आपने पढ़ा भी होगा। जैसे विशेषण को जब आप पढ़ते हो तो इसके कई सारे शब्द मिलते हैं, कई सारे टाइप्स मिलते हैं, कई सारे भेद मिलते हैं। विशेषण, इनमें से एक भेद मिलता है संख्यावाचक विशेषण, याद करो, आपने पढ़ा भी होगा, संख्यावाचक विशेषण। और ये जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें इसके भी भेद होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ, इसके भी भेद होते हैं। इसके 3 भेद हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, एक तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। एक भेद इसका है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और एक इसका है परिमाण बोधक, परिमाण बोधक। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर, दादी ने ढेर सारे, अब यहाँ संख्या निश्चित तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, या हम कहें अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण।
क्वेश्चन नंबर 9th में आओ। इसमें क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन-सी थी? जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? 1889 और कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तो पहली इनकी कहानी कौन थी? इनकी पहली थी ग्राम। अच्छा, इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। यहाँ पर देखो, ये मैंने लिखा जयशंकर प्रसाद। इनकी कई सारी कृतियाँ हैं, ये मैं लिखे देता हूँ, आप इनको याद रखना। जैसे चित्रधारा, चित्रधारा, ये जो चित्रधारा है वास्तव में ये एक काव्य कृति है। और इसके अलावा आपने कानन कुसुम का नाम सुना होगा, ये भी इनकी एक काव्य कृति है। आंसू तो पढ़ा ही होगा, है ना? और लहर, ये भी इनकी एक काव्य कृति है। साथ ही साथ कामायनी, यह भी इनकी एक काव्य कृति है। इसके अलावा झरना, यह भी इनकी एक काव्य कृति है। अब आ जाओ, हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के पास लिए चलते हैं आपको। कुछ नाटक भी हैं जैसे अजातशत्रु, अजात शत्रु, या फिर चंद्रगुप्त। और भी कई सारे हैं जैसे स्कंदगुप्त। इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी इनकी कृतियाँ हैं, जैसे कहानी संग्रह हैं बहुत सारे, जैसे आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। उपन्यास हैं इनके, जैसे कंकाल है। कंकाल के अलावा आपने तितली का नाम सुना होगा, इनका एक उपन्यास है, इरावती। और इनकी कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे आकाशदीप, आकाशदीप। इसके अलावा आंधी, इसके अलावा इंद्रजाल। तो ये कुछ रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद से संबंधित हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 10वें में। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में, शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत का घी होगा, ऊंट का उट्र, उट्र नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है उष्ट्र, उष्ट्र। ठीक है, बी पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि पाली के संबंध में सही कथन बताइए। यह भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। और साथ ही साथ सिंघल या फिर श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। बी पार्ट सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, 12 नंबर। हिंदी पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया था, कई सारे अपभ्रंश बताए थे। एक बार इनको फिर देख लो। अपभ्रंश, और उस अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली हैं? एक तरफ अपभ्रंश लिखो, अपभ्रंश, और एक तरफ आधुनिक भारतीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं। ठीक है, अपभ्रंश और एक तरफ आधुनिक भारतीय भाषाएं। आओ देखो, सबसे पहले देखो शौर सैनी, शौर सैनी यानी मथुरा में सूरसेन के आसपास, ये जो सूरसेन महाजनपद था, मथुरा के आसपास ये अपभ्रंश था। अच्छा, ये जो शौर सैनी है, इससे कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं निकली हैं? जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा राजस्थानी, राजस्थानी के अलावा ब्रजभाषा, ठीक है? और खड़ी बोली, खड़ी बोली। इसके अलावा आपने पैसाची का नाम सुना होगा। ये जो पैसाची अपभ्रंश है, इससे लाहंदा, इसके अलावा पंजाबी, ये भाषाएं निकली हैं। अगर हम ब्राचट की बात करें, ब्राचट इससे सिंधी निकली है, या सिंधी ब्राचट से संबंधित है। तो पश्चिमी हिंदी आपसे पूछ रहा था, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शौर सैनी से। 13 नंबर में आ जाओ। कह रहा है कि आधे अधूरे, ये किस विधा की रचना है? आधे अधूरे, ये है मोहन राकेश की, मोहन राकेश। और ये मोहन राकेश जी का एक नाटक है, नाटक। ठीक, ए पार्ट सही हो जाएगा। 14 में आ जाओ, 1414। जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? जो देखने के योग्य हो, देखने के योग्य जो भी होगा उसे कहते हैं दर्शनीय। ये लिखा है प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, याद रखें, जो देखने में प्रिय लगे। ठीक। और समदर्शी, जो समान रूप से देखे, यानी कि समान रूप से देखने वाला, समान रूप से देखने वाला। ठीक है। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय का मतलब हो जाएगा जो सभी को प्रिय हो, सभी को प्रिय।
तो खैर इसमें ए पार्ट सही होगा। 15 में आ जाओ, क्या होगा? कह रहे कि कौन सा शब्द है जो शिव का पर्यायवाची है? मदन, मन मनमथ, ये मनमथ लिखा है, कंदर्प और मदनारी। इसमें कौन सा शिव का पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची तो यही होगा मदनारी, मदन को मदन के दुश्मन। अब यहाँ पर आओ जरा, शिव का पर्याय आपसे पूछ रहा है, शिव का पर्याय, ठीक? तो इसमें बहुत सारे पर्याय हैं, सबको याद रखो। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, महेश, ये शिव का पर्याय है। महादेव, ये भी शिव का पर्याय है। रुद्र, ये भी शिव का है। शंभु, ये सारे शब्द आम भाषा में प्रचलित हैं, तो ये सारे के सारे आपको पता होगा। उमापति, ये भी शिव का पर्याय है, उमापति। इसके अलावा शंकर, ठीक? शंकर के अलावा आशुतोष, आशुतोष। इसके अलावा भव, साथ ही साथ भूतेश, भूतों के ईश। तो भूतेश हो गया। हर, त्रिलोचन, लोचन मतलब आंख, और 3 आंख वाले त्रिलोचन हो जाएंगे भगवान शंकर। इसके अलावा गिरीश, गिर में, गिर मतलब पर्वत, और वहीं पर अपना निवास स्थान स्थापित किए हैं गिर के ईश। चंद्रमौली, चंद्रमौली इन्हीं का पर्याय है। इसके अलावा मदनारी, ठीक? आपने चंद्रशेखर शब्द सुना होगा, ये भी शंकर भगवान का पर्यायवाची है। इसके अलावा त्रिपुरारी, इसके अलावा त्रिपुरारी, ठीक है? ये सारे के सारे शिव के हैं। और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे मदन, जो आपके ऑप्शन में दिए हैं। मनमथ, ये मनमथ लिखा है। कंदर्प, कंदर्प, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये कामदेव के हैं, ये कामदेव के। अच्छा, वापस आ जाओ। शिव का पर्याय आपसे पूछा था, तो आ जाएगा टी पार्ट। 16 में आ जाओ। कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि, लिपि कहा जाता है। 17 में आओ। इक्वल का जो ये विराम चिन्ह है, ये बराबर का सिंबल हम कहाँ पर लगाते हैं? जब हम तुलना करते हैं। तुलना यानी कि ये तुल्यता सूचक है, ठीक? जैसे मैंने लिखा ए बराबर है बी के, तो हम ए की तुलना किससे कर रहे हैं? हम ए की तुलना कर रहे हैं बी से, अर्थात ये तुल्यता सूचक है। और आगे आओ जरा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क्या बता सकते हो? पर, धन, उपकार। अच्छा, अब यहाँ पर आ आया है, आ प्लस उ बराबर औ, ओ आ जाएगा परोपकार। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर आ रही है गुण संधि, ठीक? आ धन उ यानी कि गुण संधि। इसके रूल्स आपने पढ़ रखे होंगे, आई होप सो। तो खैर और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि शर्मनाक का विलोम बताओ। शर्मनाक, ध्यान दो, दो शब्दों में आपको कंफ्यूजन होगा। एक मैं लिख रहा हूँ शर्मनाक, और एक मैंने लिखा शर्मनाक, और एक मैंने लिखा सम्मानजनक, सम्मानजनक। अब देखो, शर्मनाक का विलोम क्या होगा? सम्मान पूर्ण। और वहीं सम्मानजनक का, ये सम्मान पूर्ण नहीं लिखा है मैंने, मैंने लिखा है सम्मानजनक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका विलोम ये हो जाएगा अपमानजनक, ठीक? तो शर्मनाक का हो जाएगा सम्मान पूर्ण। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है शत्रुओं का हनन करने वाला, इसके लिए एक शब्द मुझे बता दो। शत्रुओं का हनन करने वाला हो जाएगा शत्रुघ्न, बी पार्ट। और ये लिखा है रिपुसूदन, इसका मतलब होता है रिपु का मर्दन करने वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण घृत का घी है, ये तो सही है। ऊंट, उष्ट्र होना चाहिए यहाँ पे, उष्ट्र ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। 22 में आओ, 22 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। गांव का, तद्भव से तत्सम, गांव तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा ग्राम, ग्रामीण नहीं बनेगा। आगे बढ़ो। आम का आम्र, ये सही है। जड़ का जड़ज, ये जटा होगा। और जो का यह, ये जो लिखा है यह नहीं होगा, ये ऐसे लिखेंगे विसर्ग के साथ, जो का यह।
ठीक? अच्छा, अब आगे आओ ज़रा 23 में। 23 में क्या है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? एक तरफ ये दिए हैं जो समश्रुत हैं, यानी कि सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग-अलग रखते हैं। जैसे, आओ देखो इनको एक-एक करके समझते हैं। मैंने लिखा अंश, ठीक है? अंश का मतलब होता है शासीटी वाला, इसका मतलब होता है हिस्सा। और यहीं अगर हम अंश लिख दें, सरौता वाला बना दें, तो इसका मतलब हो जाएगा कंधा। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हमने अनल लिखा, अनल, तो इसका मतलब होगा वायु। वहीं हम अगर अनिल लिख दें, अनिल, तो इसका मतलब हो जाएगा अग्नि। अगर हम लिखें उपेक्षा, गौर करना, तो उपेक्षा का मतलब हो जाएगा उपेक्षा करना, उपेक्षा, ठीक? जस्ट वेट, उपेक्षा का मतलब हो जाएगा तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो, जैसे तिरस्कार, आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। फिर मैंने लिखा अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है अभिलाषा, और अपेक्षा का मतलब एक तुलना करना भी होता है उसकी अपेक्षा में, यानी उसकी तुलना में। जैसे मैंने लिखा अवलंब, अवलंब, अवलंब का सीधा सा अर्थ होता है सहारा। और फिर मैं लिख दूं अविलंब, वाह में छोटी की मात्रा लगा दी। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अविलंब, बिना विलंब किए, यानी कि शीघ्र आ जाओ बेटा, बिना विलंब किए। ठीक है? तो इस प्रकार से शब्द ये याद रखो। अनिल, अनल, अनिल, इसका मतलब क्या है? अग्नि। तो यहाँ तो ये गलत है। अंश हिस्सा है और अंश कंधा है, बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? कौन सा सही, एक मिनट, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें नहीं है सही वो पूछ रहा है। अनिल, अनल है, अनिल का मतलब है अग्नि, और अनल का मतलब है हवा। इसके अलावा अंश ये सही है। अपेक्षा का मतलब क्या है? आशा, और निरादर, उपेक्षा का, हाँ ये भी ठीक है। अवलंब, अवलंब का मतलब है आ, विलोकित, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? 24 देखो, 24 नंबर में, इसमें कह रहा है जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये जीवन के हैं। जीवन, जीवन का क्या होता है? जीवन का होता है जिंदगी, या फिर प्राण, और साथ ही साथ जीविका, या फिर हम कह सकते हैं जीविका, हम कह सकते हैं निर्वाह, और पानी। ये सारे के सारे अनेकार्थी हैं, और ये जीवन के हैं। ठीक है? 25 में आओ, 25 नंबर में कह रहा है कि समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? देखो ये सारे के सारे उपसर्ग दिए हैं। ये जितने भी उपसर्ग हैं, इनके कुछ खास अर्थ होते हैं। जब ये शब्द से पहले लगते हैं, तो इनके खास अर्थ होते हैं, और उसी आधार पर ये शब्द का अर्थ भी बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा उप, गौर करना, ये मैंने लिखा उप, ये एक उपसर्ग है। जहां भी उप लगेगा, इसका सीधा सा अर्थ होगा, जो भी बनेगा शब्द वो निकटता का अर्थ दे रहा होगा, निकटता, या फिर सदृश का अर्थ दे रहा होगा। ठीक है? या फिर गौड़ का अर्थ दे रहा होगा। इसके अलावा सहायक का अर्थ दे रहा होगा। उप हीनता का अर्थ देता है। तो ये सारे के सारे अर्थ देता है। इसके अलावा जैसे मैं एक और उपसर्ग का यूज करूं, मैंने लिखा अब, अब, गौर करना, ये मैंने लिखा अब उपसर्ग। ठीक? अब अगर हम अब उपसर्ग का इस्तेमाल करेंगे किसी शब्द में, तो जहां भी ये लग जाएगा, तो वो जो शब्द होगा वो एक तरह से हीनता का अर्थ देगा, वो एक अनादर का अर्थ देगा, या फिर वो एक पतन का अर्थ देगा। तो ये सारे के सारे अब के हैं। जैसे मैंने लिखा एक उत, ये उपसर्ग मैं यूज करूँ, तो जब अगर मैं उत उपसर्ग का यूज करूंगा, तो जहां भी जिस भी शब्द में इस उपसर्ग का यूज करूंगा, तो वहां पर एक अलग अर्थ निकलेगा। जैसे ऊपर, ठीक है? उत्कल, जैसे उत्कर्ष, ऊपर, ऊपर का अर्थ निकलता है। तो वापस आ जाओ, कह रहा है समीप, छोटा, गौड़, इसका अर्थ किस में निकलता है? इसका अर्थ निकलता है उप में। ठीक है? उप, उपनिषद, समीप बैठ के, इस तरह से। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यहाँ जो कल आया था, इसमें क्या है?
क्या ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर सर्वनामिक उपवाक्य है? तो आपने उपवाक्य पढ़े होंगे। उपवाक्य। ये उपवाक्य क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सारे के सारे आपने पढ़ रखे होंगे, चूँकि आप परीक्षा के लिए आपके पास 1 महीना भी नहीं है। केवल और केवल अब आप इनका रिवीजन कर सकते हो। दरअसल जब आप उपवाक्य को पढ़ते हो, तो इसके कई सारे भेद होते हैं। टोटल 3 भेद बताए गए हैं। कौन-कौन से? एक होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। एक भेद बताया गया है विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य, ठीक? एक इसका भेद होता है जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये 3 वाक्य के भेद हैं, उपवाक्य के भेद हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वह आदमी जो कल आया था, आज भी आया है, इसमें जो कल आया था, इसमें कौन है? इसमें है विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, जाओ। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसमें मैंने आपको लास्ट मॉक में शायद बताया भी था। मैंने आपसे कहा था कि जो ये सर्वनाम है, इसके टोटल 6 भेद हैं, याद रखो। अच्छा, इन्हीं में जो ये 6 भेद हैं, इन्हीं में एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा आपने, ठीक है? ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद बताए गए हैं। और ये जो 3 भेद हैं, इसमें से एक भेद है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का सीधा-सा अर्थ है, मैं शब्द का यूज़ कर लो और हम शब्द का यूज़ कर लो। ये उत्तम पुरुष में है। और दूसरा पुरुष कौन-सा होता है? ये होता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन-कौन से शब्द आ जाएँगे? जैसे तू, जैसे तुम, जैसे आप। और तीसरा कौन होता है? ये होता है अन्य पुरुष, ठीक है? और इस अन्य पुरुष में कौन से शब्द आ जाएँगे? जैसे वह, वे, यह, ये सारे के सारे हैं अन्य पुरुष में। तो आपसे पूछा था हम, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम क्या है? ये वास्तव में पुरुषवाचक है। 29 में आ जाओ, 29। इसमें कह रहा है कि लिंग से संबंधित है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं। चलो देखो, अ, इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। सबसे पहला देखो, अकारांत, यहाँ अकारांत था, अकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। हाँ, इकारांत जब कर देते हो, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाँ, दोनों सही है। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 का सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 30। इसमें कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, इसमें किस प्रकार का समास होता है? तो इसमें जब आपको लगे कि जो पूर्व पद है वो विशेषण है और उसके बाद जो उत्तर पद है वो विशेष्य है, ऐसी स्थिति में एक समास होता है जिसे कहा जाता है कर्म धाराय समास। ठीक है? 31 में आओ जरा। 31 में हम आपसे डिस्कस करें, चूंकि यहाँ से अब आपका शुरू होता है रीजनिंग। कह रहा है एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं। गौर करना, ये है मान लो श्री प्रकाश, इसके एक पत्नी है, तो ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गया। उनके 2 विवाहित भाई भी हैं, एक भाई इसका यहाँ पर आ जाएगा, सेम जनरेशन है, जनरेशन गैप तो है नहीं, तो एक इसका ब्रदर यहाँ भी आ जाएगा, ये ब्रदर है। और जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, तो देखो एक ये भाई है और एक ये भाई है, ब्रदर 2, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? श्री प्रकाश का। कह रहा है उसमें से एक के 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है इसके बच्चे हों या हो सकता है इसके बच्चे हों, कुछ नहीं पता है तो आप बना लो ऐसे ही फिगर। मान लेते हैं कि बी के बच्चे हैं, B1 के। और कितने हैं? 2, तो एक ये बच्चा हो गया और सेम जनरेशन में इसी का भाई या फिर बहन होगा तो ये भी एक बच्चा हो गया। कह रहा है दूसरे का कोई संतान नहीं है, तो इसका कोई बच्चा नहीं होगा। परिवार में कितने सदस्य हैं? ध्यान दो, फिर से इसको पढ़ो। श्री प्रकाश की पत्नी है और उसके 2 विवाहित भाई हैं।
ये जो ब्रदर है ना, ये विवाहित हैं, इनके साथ इनकी वाइफ भी है, इसके साथ इसकी वाइफ भी है, विवाहित हैं। तो कह रहा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो जोड़ लो सबको। एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है, तो ये हो गए। तीसरी वाइफ है 3, ये चौथा श्री प्रकाश है, पांचवा इसका भाई है और छठा इसकी बीवी है 6, इसका दूसरा भाई हो गया 7 और इसकी बीवी हो गई 8, यानी टोटल हो गए 8 सदस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का था बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 32 नंबर। यदि विशेष कूट भाषा में टाइगर को ये कहा जाए और उसी भाषा में पूमा को ये कहा जाए, तो पैंथर कैसे लिखा जाएगा? आओ देखो, सवाल में ध्यान से देखो। करेक्ट टाइगर, गौर करना, ये मैंने लिखा TIGER। करेक्ट टाइगर को कहते हैं 29, 7, 5, 1, 8। ये कैसे हो गया? आओ देखो, रीजनिंग में जब आप जाते हो तो टी का क्या होता है? टी का होता है 20। गौर करना, ये टी का हो गया 20। आई का क्या होता है? आई का होता है 9, तो ये हो गया कोड आई का। जी का कोड होता है 7, G7 होता है, तो ये जी का कोड हो गया 7। ई का होता है कोड 5, ये हो गया ई का कोड 5। आर का कोड होता है R18, तो ये हो गया कोड आर का। अच्छा, अब एक शब्द और दिया है पूमा, PUMA। कह रहा है पूमा को कहते हैं 16, 22, जस्ट वेट, PUMA। यू हो जाएगा, वी होता है 22, हाँ ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 21, और एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1। अब कह रहा है पूमा को ये कहा जाता है, तो पी क्यों 16 हुआ? क्योंकि पी का कोड रीजनिंग में 16 है। यू क्यों 21 हुआ? क्योंकि इसका इंग्लिश में कोड 21 है। एम क्यों 13 हुआ? इसका कोड 13 है। और ए क्यों 1 हुआ? इसका कोड 1 है। ठीक, अब आप पूरा का पूरा एल्गोरिदम समझ गए हो। अब आपसे पूछ रहा है पैंथर बताओ, पैंथर का क्या होगा? PANTHER। सिंपल सा है। पी का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 लिख दो। ए का हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिख दो। एन का हो जाएगा 14, यहाँ 14 लिख दो। टी का हो जाएगा 20, यहाँ 20 लिख दो। 20। एच का हो जाएगा 8, यहाँ 8 लिख दो। ई का हो जाएगा 5, यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, और आर का हो जाएगा R18, तो यहाँ 18 लिख दो। अब आंसर देख लो, 16, 114, 20, 85, 18 कहाँ पर है? 16, 114, 20, 85, 18, यही सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा, सॉरी 33। इसमें कह रहा है मान लीजिए दिए गए कथन सही है, जबकि यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पूरी तरह से अनुसरण करता है। कथन क्या है? एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। एक बात तो तय है कि अगर कोई लंबा और पेचीदा विवाद पड़ गया, तो फिर आपको बुद्धिमान होना चाहिए। आओ देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। देखो, लंबा और पेचीदा विवाद पड़ा है तो उसके लिए बुद्धिमान होना चाहिए, और ये बातूनी और बोरिंग होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया है कि सभी बुद्धिमानी, ये गलत हो जाएगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि सभी बुद्धिमानी व्यक्ति बोरिंग होते हैं, ये गलत है। इसका उल्लेख कहीं भी कथन में नहीं है। आगे देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं, ये सही है। कैसे? कह रहा है कि अगर पेचीदा विवादों को सुलझाना है तो आपको बुद्धिमान होना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ही इन इस तरह के विवादों को सुलझाते हैं। तो इसका दूसरा सही है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि विषम विकल्प चुनो। अब ये दिए हैं डॉट, ये ब्लैक दिए हैं। इन दोनों ब्लैक के बीच में देखो कॉर्नर कितने हैं, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। ठीक, इसमें 2 कॉर्नर है। अब ये डॉट दिया है, इस डॉट में कॉर्नर देखो, एक ये है कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है, यहाँ भी 2 कॉर्नर है। अब इस डॉट में आ जाओ, यहाँ देखो कितने कॉर्नर हैं दोनों के बीच में, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ भी 2 है। अब ये डॉट दिया है, देखो इनके बीच में कॉर्नर कितने हैं, एक ये है, 2, और एक तीसरा ये।
यानी यहाँ 3 कॉर्नर हैं, तो यही विषम हो जाएगा सी पार्ट। बाकी सब में 2 कॉर्नर हैं, इसमें तीसरा है। इसमें 3 कॉर्नर हैं, तो वो गलत हो गया। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद चुनिए। 36, 54, 18, 27, 9, 18.5 और 4.5। इस सीरीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। ये लिखा है 36, गौर करना। फिर मैंने लिखा 54, इसके बाद दिया है 18, 27, 9, 18.5, 4.5। अब एक काम करो, दूर दूर के पदों को ले लो। ये 18 हो गया, यानी 1/2। 36 से सीधा 18, आधा कम हो गया। 18 से सीधा 9 हो रहा है, ये फिर से आधा कम हो गया। 9 से सीधा 4.5 हो रहा है, आधा कम हो गया। ठीक। अब 54 से सीधा 27, आधा कम हो गया। 27 से सीधा 18.5, आधा जब कम करोगे तो 13.5 आएगा। ये 18.5 लिखा है, ये गलत है। कौन सा संख्या गलत है? 18.5। वापस आओ, ये आपका गलत हो जाएगा। 36 में आओ। ये सवाल ठीक है। कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़के हैं। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर करता हूँ, पढ़ो। उत्तर की ओर मुंह करके लड़के खड़े हैं, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर से, दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। यानी इधर से बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर है, तो यहाँ पर ए हो गया और ये हो गया 16वें स्थान पर। दाईं ओर से सी, इधर से सी 16वें स्थान पर है। ठीक। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथा है। ए के दाईं ओर चौथा, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हो जाएगा बी। बी ए के दाईं ओर चौथा है और सी के बाईं ओर पांचवा है, तो ये जो बी है ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। सी के बाईं ओर पांचवा और ए के दाईं ओर चौथा। अब कह रहा है पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, तो ये हो गए 16। 16 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 16। जोड़ दो, 16 दूनी 32, 8, 40। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 40। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, हमेशा फूल हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो हमेशा फूल नहीं होते हैं। फल भी बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें नहीं लगता है ना? इसके अलावा हाँ, अगर पेड़ है उसमें ऊंचाई जरूर होगी, और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, कांटे होते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ है तो उसमें ऊंचाई तो होगी ही होगी। चलिए 38 में आ जाओ। 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, 38 नंबर में कह रहा है कि निर्देश दिया है कि पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस टोटल है कितने, जोड़ लो जरा इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। ये अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अच्छा 8 है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 8 यहाँ बनाए देता हूँ। जस्ट वेट, मैंने ये गोला बनाया। 1 मिनट, यहाँ से मैं गोला उठा लेता हूँ। ये मैंने गोला बना दिया। ठीक। अब इसमें 8 लोग हमें बैठाने हैं, तो 1, 2 ये बैठ गए। ठीक है। इसके अलावा 2 मैंने कुछ इस प्रकार से बैठा दिए। फिर इसके अलावा 2 मैंने बैठा दिए ऐसे करके, और फिर मैंने बैठा दिए 2 और 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 और मुझे बैठाने हैं, तो मैंने कुछ ऐसे बैठा दिए यहाँ पे। अब ज़रा ध्यान दो, अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ना और सबको एक सीक्वेंस क्रम में बैठाएंगे जैसा जैसा कहेगा। y ठीक q और r के बीच में है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y को। कह रहा है कि ये Q और R के बीच में है, तो एक बार Q यहाँ पर ले लिया और एक बार R यहाँ पर ले लिया। हो सकता है कि Q इधर हो और R इधर हो, ये दूसरी कंडीशन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक ही कंडीशन को देख लो। फिर क्या कह रहा है? P ना तो X के और ना ही Z के बगल में बैठा है। P X या फिर Z के बगल में बिल्कुल नहीं बैठा है। Q के दाएं Z है, तो Q ये है अगर यहाँ पर, तो इसका दायां या ये होगा और यहाँ पर Z हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। कह रहा है कि P ना तो एक्स और ना ही जेड के बगल में बैठा है, तो पी यहाँ पर नहीं होगा।
P या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। आगे बढ़ो ज़रा। X के बाएँ से और Y के दाएँ से तीसरे स्थान पर S है। Y के दायाँ ये है, इधर की तरफ। तो कह रहा है Y के दाएँ से तीसरे स्थान पर S है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर हो जाएगा S। और X के बाएँ से भी तीसरा S है। तो अगर हम यहाँ पर X को बैठाल दें, गौर करना, तो इसका बायाँ 1, 2, 3, हाँ ठीक है, यहाँ भी S हो जाएगा। अब आगे देखो, P ना तो X के और ना ही Z के बगल में है, तो P यहाँ नहीं है, तो P कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। X के बगल में तो है नहीं। आगे बढ़ो। अच्छा, यहाँ पर एक ही पोजीशन बची है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? बचा कौन यहाँ पे? W, तो यहाँ W बैठ जाएगा। अब कह रहा है X किसके बीच में बैठा है? तो ये X ये W और R के बीच में बैठा है, अर्थात B पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? देख लेना, अब इस हिसाब से आप कर सकते हो, आंसर तक पहुँच सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 39 में आओ। 12, 10, 8, 7, 32, 23, 9, 7 और ये 13 दिया है। यहाँ बीच में आपसे पूछ रहा है। तो जरा एक काम करो, एक यहाँ पैटर्न सेट करते हैं कि ये जो 8 और 7 लिखा है, 8, 7, ये 34 लाना है हमको, है ना? 12, 10, 2 और अगर हम इसको 120 कर दें और 8, 7, 56, 8, 7, 15 नहीं होगा। एक काम करो, इन दोनों का अंतर निकालो जरा, कितना होगा? 2। गौर करना, 12 और 10 का अंतर कितना होगा? 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 8 सत्ते 56। अब 2 से डिवाइड कर दो 56 को, ठीक? तो कितना बचेगा? आंसर आ जाएगा 56/2, यानी कि ये हो जाएगा 28। अच्छा, वही स्टेप यहाँ पर करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 सत्त 63 हो जाएगा और इन दोनों को घटा दो। ये कितना हो जाएगा? जब घटाओगे तो 9 होगा और जब इनका इनका डिवाइड करोगे 9 और 63 का, तो आंसर आएगा 9, 7, 63, 7। यही स्टेप यहाँ पर करो एक बार, देखें ये पैटर्न बैठ रहा है। इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, 10, 9, 90, इन दोनों को घटा दो, तो ये हो जाएगा 9। अब इनका इनका डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक? अब एक काम करो, ये 34 है, तो 34 ये कैसे होगा? अगर हम इसमें 6 जोड़ दें, तो 8 6 14 34 हो जाएगा। ये 13 है, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें, तो 13 हो जाएगा। ये 10 है, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखो आंसर है 16। हाँ, ठीक है, पैटर्न बैठ गया, यही सही हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से आप कर लेना, वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लो। आगे लिखा है हेल्थ केयर इज़ वेल्थ, लिखा है 1370, ये लिखा है हेल्थ केयर और ये लिखा है 1372। आगे वाले स्टेटमेंट में भी लिखा है हेल्थ केयर, नीड्स हटा दो अभी, अभी हेल्थ केयर को लो। तो 17 यहाँ कॉमन है, 17 यहाँ कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया हेल्थ केयर, ये होगा 1 और 7, ये कोड 17, हेल्थ केयर का कोड है 17। अब आगे देखो, 17 हो गया तो नीड्स बचा और यहाँ क्या बचा? 4, तो नीड्स का क्या हो जाएगा? NEEDS, नीड्स का हो जाएगा 4। ठीक? अब आगे देखो, ही नीड्स वेल्थ, इसका मतलब नीड्स और वेल्थ में 4 और ही का हो जाएगा 4। गौर करना, 1 मिनट, नीड्स का 4 है। जस्ट वेट, मैं यहाँ से एक कॉमन फिगर फिर उठाता हूँ। ये लिखा है ही नीड्स वेल्थ और ये लिखा है हेल्थ केयर इज वेल्थ। यहाँ पर कौन सा कॉमन है? 1372 और ये लिखा है 463, यानी 3 हो जाएगा कॉमन वेल्थ। इसका मतलब वेल्थ का हो जाएगा 3। ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, नीड्स का कितना है? 4, कट गया। वेल्थ का कितना है? 3, कट गया। ही का क्या बचा? ही का बचा 6, ही का बचा 6। अब देखो, पूछ रहा है ही इज वेल्थ, ही का हो जाएगा 6, वेल्थ का हो जाएगा 3 और बचा इज का 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, इज का हो जाएगा 2, यानी कि 6, 2, 3 या फिर 3, 2, 6। देख लो जरा, 3, 2 और 6, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है? चलो, और आगे बढ़ो जरा। 41, यहाँ सिलॉग है। निम्नलिखित में से ये 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये मैंने लिखा कुत्ता और इसके बाद ये बना दिया बिल्ली, बिल्ली। कुछ बिल्लियाँ बाघ हैं, तो कुछ बिल्ली ले ली और यहाँ पर लिख दिया बाघ।
सभी बाघ शेर हैं। तो ये जो बाघ है, ये राउंड पूरा आ जाएगा शेर में। इसके अलावा कोई शेर गधा नहीं है। शेर गधा वैसे भी नहीं होगा, तो ये हो गया गधा, जो कि शेर नहीं है। अब देखो निष्कर्ष पढ़ो। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हाँ ठीक है। आगे बढ़ो। सभी शेर बाघ हैं, सभी शेर बाघ हैं नहीं, सभी बाघ शेर हैं लेकिन सभी शेर बाघ नहीं, ये गलत है। कुछ गधे बाघ हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग है, तो ये भी गलत है। कोई गधा बाघ नहीं है, हाँ ये सही है। डी पार्ट। इस फिगर से आपको लग रहा होगा ये बाघ है, ये गधा है, कोई गधा बाघ है ही नहीं। तो 1 और 4, 1 एंड डी, ए एंड डी केवल और केवल अनुसरण करते हैं। और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति हैं जो एक वृत्ताकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 6 ऐसे हैं जो केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 2 बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। अब इसमें आप फिगर बना लो पहले। ये मैंने बनाया गोला, वृत्ताकार टेबल। इस टेबल में कह रहा है कि एम जे के ठीक बाईं तरफ बैठा है। मान लेते हैं ये है एम, गौर करना, ये है एम। जे के ठीक बाईं तरफ, तो ये हो गया जे, इसके ठीक बाईं तरफ एम है। आगे कह रहा है एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से दूसरा, तो छोड़ दो इसको अभी, यहाँ एल एन की पोजीशन आपको पता नहीं है। जो पी के, ये भी छोड़ दो, इसकी भी पोजीशन नहीं पता है, और आगे बढ़ो। जो बाहर की ओर यानी पी बाहर की ओर मुखरित है, ठीक है। एक बात समझो, आपसे कह रहा है पी बाहर की ओर है, तो इसका मुंह बाहर होगा। आगे बढ़ो। जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जे ओ के दाएं से, ठीक है। ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब है कि ओ यहाँ कहीं होगा। 1 2 3, इसका मतलब हम ओ को अगर यहाँ बैठा लें तो ओ के दाएं जे तीसरा है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। और क्यू के बाएं से दूसरा है, कौन, जे। ये क्यू के बाएं से दूसरा हो जाएगा, तो एक ये हो गया, और यहाँ पर एक आएगा, 1 2, यहाँ पर आ जाएगा क्यू, ठीक। आगे बढ़ो। के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, तो के भी बाहर की ओर देख रहा है। अच्छा। एम पी का निकटतम पड़ोसी है, एम पड़ोसी है पी का, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ो। इसी वाक्य में फिर से आओ। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से, अगर हम एन को यहाँ बैठा दें तो एन का दायां क्या होगा, ये यहाँ पर, और यहीं पर हो जाएगा एल, ठीक है। दूसरे स्थान पर है जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर 1 2 3, ये एक पोजीशन बची है। यहाँ पर कोई बैठेगा, तो कौन बैठेगा, कौन बचा है बैठने के लिए, ये के बचा है। ये के बाहर देख रहा है और पी भी बाहर देख रहा है। अब जरा देख लो सवाल में पूछा क्या है, के संबंध में एम का स्थान क्या है। के संबंध में एम का स्थान, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी बाएं से तीसरा। 1 मिनट। हाँ ठीक है, सी पार्ट इसका सही होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ 43 में। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से वैधपूर्ण धारणा है। रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलाई तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो ये तो कहा ही नहीं गया है ना। ये तो कहा ही नहीं गया है स्टेटमेंट में, तो गलत है। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, ये सही है। तभी तो स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती हैं, है ना। लोग छुट्टियों में ट्रेन देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक काम घंटे काम करना पसंद करते हैं, ये भी गलत है। बी पार्ट सही होगा। 44 में आ जाओ। कह रहा है कि यदि ट्रक को ट्रेन कहा जाए, ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को शिप कहा जाए, शिप को हवाई जहाज कहा जाए, हवाई जहाज को बुलडोजर कहा जाए, बुलडोजर को स्कूटर कहा जाए, तो उड़ता क्या है, उड़ता है हवाई जहाज, और हवाई जहाज क्या है, बुलडोजर। तो बुलडोजर उड़ता है ना। बुलडोजर उड़ता है। रीजनिंग करने का मतलब ये है, इस तरह के सवाल करने का मतलब कि जैसे बचपन में आप लोग खेलते थे चिड़िया उड़, भैंस उड़, इस तरह से। वो कह रहा है भैंस उड़ तो फिर उड़, कह रहा है बुलडोजर उड़ता है तो फिर उड़ता है ना। अगर आप उल्टा सीधा लगा के चले आए, बोले नहीं नहीं हवाई जहाज उड़ता है, तो गलत हो जाएगा। चलो 45 में आ जाओ। 5 लड़के अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पर बैठे हैं, तो बना लो बेंच। अरुण
और नितिन के मध्य 2 हैं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, तो यहाँ हो जाएगा वरुण, ये बिल्कुल दाईं ओर है। नितिन सतीश के बाईं ओर है। मध्य में कौन बैठा है? अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि अ, अरुण और नितिन के मध्य 2 हैं, गौर करना। तो अगर हम अरुण को यहाँ पे रखें, तो इसके मध्य 2 हैं, तो यहाँ पर नितिन हो जाएगा, तभी तो 2 आ पाएँगे और 5 ही लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। आगे बढ़ो, नितिन सतीश के बाईं ओर है, तो नितिन ये है सतीश के बाईं ओर, यहाँ अगर हम सतीश को बैठा दें, तो बाईं ओर नितिन हो जाएगा। ठीक, अब बचा कौन? बचा है हरि, तो हरि यहाँ पर आ जाएगा। एक ही पोजीशन बची है, एक ही लड़का बचा है, यही बीच में है और आपसे बीच वाला पूछ रहा था। ठीक है, 45 का हो जाएगा हरि आंसर। नेक्स्ट देखो 46, यहाँ से आपका जीएस शुरू हो गया। सियाचिन हिमनद ये कहाँ पर है? सियाचिन हिमनद ये पड़ता है लद्दाख में और नुब्रा के उत्तर में पड़ता है भारत का। जब आप मैप देखोगे यहाँ वाली पोजीशन, तो आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। 47 में देख क्या कह रहा है। कथन और कारण, दक्षिणी ट्रैक की रेगड़ मिट्टी काली होती है। जब आप दक्षिण भारत देखते हो, पठार ये वाला क्षेत्र, तो ये है दक्कन प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यहीं पर जो आप लोकेशन देखोगे, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यही है काली मिट्टी। और ये रेगड़ मिट्टी काली मिट्टी होती है, दक्षिण ट्रैक में होती है, बिल्कुल सही है। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। 48 में आओ। 48 कह रहा है कांटो मैदान ये किस देश में है? कांटो मैदान ये जापान में पड़ते हैं, जापान में। और ये एक औद्योगिक भाग है जापान का, औद्योगिक भाग। 49 में आओ, क्या कह रहा है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। 50 देखो, 50। हाल ही में डी वाई चंद्रचूड़ की जगह संजीव खन्ना बने हैं, ये कौन से नंबर के हैं? ये 51वें हैं। अब बन गया है अब बन गए हैं 52वें चीफ जस्टिस। ये 52वें कौन है? ये हैं गवई साहब और इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 51, चूंकि संजीव खन्ना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, इसमें क्या कह रहा है। ये पॉलिटी से संबंधित सवाल है और कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ संविधान के भाग दिए हैं और एक तरफ उनके टाइटल दिए हैं। इसमें कह रहा है नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। ठीक, ये वाला तो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। हाँ, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 के 1 में है, 6 का 1 नहीं है। मौलिक सॉरी मौलिक कर्तव्य हैं 4 के 4 का में, 4 का। ये वाला पार्ट सही होगा, यानी सी पार्ट आपका गलत है। और राज्य किस में है? राज्य है 6 में। अच्छा, अगर हम आपसे आर्टिकल पूछें कि ये जो नागरिकता है, ये संविधान के में कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, यानी इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, यानी नागरिकता के बारे में दिया गया है। और वहीं मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, मौलिक कर्तव्य भाग है 4 का और आर्टिकल है 51 का। ठीक, अब आ जाओ संविधान का भाग 6, इसमें राज्य है, स्टेट है और आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। यहाँ से यहाँ तक राज्य का वर्णन है, तो सी पार्ट इसमें गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आओ, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तार्किक और सार्थक क्रम का मतलब है कि ये जो पद दिए गए हैं, ये सारे के सारे संवैधानिक पद हैं और इन पदों को वरीयता क्रम में आपको सजाना है कि कौन वरीयता क्रम में आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया हुआ है, यानी राष्ट्रपति सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति यानी ये हो गया दूसरे नंबर पर, तो दूसरा आएगा सबसे पहले। इसके बाद आएगा उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में, उपराष्ट्रपति। और ये जो देखो ऑप्शन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उपराष्ट्रपति यानी कि ये कौन से नंबर पर है? ए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन में दिया गया है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद, तो तीसरे नंबर पर आएगा ऑप्शन के हिसाब से प्रधानमंत्री, यानी ये किस नंबर पर दिया गया है? 4, तो ये 4 पर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के बाद आएगा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष कहाँ का है? ये अध्यक्ष है लोकसभा का, लोस का, ठीक है। तो ये आएगा इसके बाद, यानी अध्यक्ष कहाँ पर है? तीसरे पर, तीसरा आएगा। इसके बाद आएगा ऑप्शन के आधार पर सांसद,
और सांसद दिए हैं 5 नंबर पर, तो 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 5, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कथन और कारण से संबंधित सवाल दिया है, कह रहा है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। क्या ऐसा है लोहे का एक जो गोला है, वो पारद पर तैरेगा और पानी में डूब जाता है? क्या ये सही है? आगे बढ़ो जरा। हाँ, ये सही है। कारण में क्या है? लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ध्यान दें, लोहे का गोला पारद पर तैरता है क्योंकि पारद का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, वो लोहे के घनत्व से ज़्यादा होता है। याद रखिए, जो लोहे का आपेक्षिक घनत्व है और जो पारद का आपेक्षिक घनत्व है, इसका ज़्यादा होता है लोहे की अपेक्षा। इसी वजह से ये जो लोहे का गोला है, ये तैरता रहता है। सी पार्ट इसका सही होगा, यानी ए सही है, परंतु आर गलत है। आगे बढ़ो जरा, 54 में आ जाओ। 54 में कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स, इसका नाम आपने सुना होगा, किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स ये है क्या? दरअसल ये एक पक्षी था, और ये जो पक्षी था, कहते हैं कि उस समय, ये आज के करोड़ों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जुरैसिक युग की बात कर रहा हूँ। जुरैसिक युग। तो जुरैसिक युग में एक पक्षी हुआ करता था, जिसे कहते थे आर्कियोप्टेरिक्स। वास्तव में ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, इसे कहा जाता था सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, पक्षी के मध्य कड़ी कहा जाता था इसे। तो आपसे वही पूछा है कि किन दो वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है? आंसर होगा सरीसृप और पक्षी। ठीक है? 55 में आओ जरा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी है? अब मैं आपको लिए चलता हूँ ब्लैक बोर्ड में। यहाँ पर आओ। मैंने लिखा असमतापी। ठीक, गौर करना। ये जो असमतापी प्राणी होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में आप इसे कहोगे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेस्म। ठीक, तो ये है असमतापी प्राणी। अच्छा, इनके कुछ अन्य नाम भी हैं क्या? हाँ, इनके अन्य नाम भी हैं। इन्हें कहा जाता है एक्टोथर्म, इन्हें एक्टोथर्म और साथ ही साथ पोइकिलोथर्मिक भी कहा जाता है। पोइकिलोथर्मिक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो असमतापी होते हैं, अगर हम आपसे इनके उदाहरण पूछें कि कौन-कौन से हैं जो असमतापी हैं, तो जैसे साँप हो गया, छिपकली हो गई, ये आपने बायोलॉजी में सारे के सारे पढ़े होंगे, छिपकली। ठीक है? इसके अलावा और क्या होते हैं, जैसे कछुआ, ये भी असमतापी प्राणी है, या जैसे मगरमच्छ, ये भी असमतापी है। या फिर आपने छिपकली का नाम सुनो, या गिरगिट आपने नाम सुना होगा। ठीक है? गिरगिट आम तौर पर ये देखने को भी मिल जाते हैं, तो ये भी एक असमतापी है। इसके अलावा मेढक, ये भी एक असमतापी है। और जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग, ये जो पक्षी वर्ग है, ये समतापी है। ये समतापी प्राणी है। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहा है कि असमतापी कौन है, सॉरी, असमतापी कौन नहीं है? तो गिरगिट है, मेढक है, सांप है, लेकिन पक्षी वर्ग ये असमतापी में नहीं आता है, ये आता है समतापी में। ठीक है? ये आएगा समतापी। ये सारे के सारे हैं असम, और पक्षी वर्ग किस में आएगा? ये आएगा समतापी में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है? कौन सा निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए गए हैं? अच्छा, महात्मा बुद्ध संबंधी देखो, ये जो सुत्त पिटक ऑप्शन दिया गया है, डी पार्ट, इसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन है। वहीं ये जो विनय पिटक लिखा है, इसमें क्या है? इसमें संघ संबंधी नियम है। संघ संबंधी इसमें नियम दिए गए हैं। और वहीं ये जो जातक कथाएं हैं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी की सारी बातें याद रखो, पूछी जा सकती हैं। महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत कहाँ पर हैं? सुत्त पिटक में। संघ संबंधी नियम कहाँ पर हैं? विनय पिटक में। और जातक कथाएं कहाँ पर हैं? बुद्ध के जातक कथाओं में क्या है? कथाएं मतलब कहानियां, तो बुद्ध की पूर्व जन्म संबंधी कहानियां, ये जातक कथाओं में है। आगे देखो, 57।
57 में कह रहा है कि नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी ईयर्स के आधार पर इनको क्रमबद्ध करो। अच्छा, ये लिखा है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को आप जब पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये बेलगांव के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी 1924 में। ठीक। सरोजनी नायडू ने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1931 में अध्यक्षता करी थी। जस्ट वेट। जवाहरलाल नेहरू 1925, सरोजिनी नायडू होगा 1925। और यहाँ है जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएंगे 1925 के बाद 26, 27, 28, 29, इन्होंने 29 में की थी, 1929। और इसके अलावा 1936 में। ठीक है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी 1929 और 36 में। और सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी 1925 में कानपुर में। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में, और फंडामेंटल राइट्स के लिए जो प्रस्ताव था वो यहीं पर पास किया गया था। और ये 1924 था बेलगांव का अधिवेशन। ये महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो अब आप इसमें मैच करा लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ अवधि दिया है और दूसरी तरफ उनके युद्ध दिया है, यानी किस अवधि में कौन से युद्ध हुए थे। तो 17। अच्छा, कौन से युग्म सही सुमेलित है ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब हुआ था? दरअसल ये हुआ था 1775 से 1782 तक ये चला था, जो पहला आंग्ल मराठा था। तो ये तो गलत हो गया, सुमेलित है ही नहीं। वहीं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1790 से लेकर 1792, ये सही है। फिर कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1824 से लेकर 26, ये भी ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये 45 से 46 नहीं हुआ था। दरअसल ये युद्ध हुआ था 1848 से लेकर 1849 तक। ठीक है, 1848-49 में हुआ था। तो ये भी गलत है। 2 और 3 केवल सही हैं आपके, डी पार्ट, ये सही होगा। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 59। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये किताब है। द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, ये पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? डायनामिक्स ये पुस्तक लिखी गई है बिपिन चंद्रा के द्वारा, याद रखिएगा। कुछ पुस्तकें मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, और आई होप ये सारी की सारी पुस्तकें आपको पता होगी। मैं यहाँ पर पुस्तकें लिख रहा हूँ, आप उनके राइटर्स अपने दिमाग में खोजना। मैंने लिखा, मैं अनीश्वरवादी, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, क्यों हूँ। मुझे बता सकते हो मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ? इसके जो राइटर हैं, इसके कौन हैं? ये है भगत सिंह। भगत सिंह। ठीक है। एक और मुझे बताओ, एक पुस्तक मैं और लिखता हूँ यहाँ। मैंने लिखा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या मुझे बता सकते हो ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बिपिन चंद्रा की है। बिपिन चंद्रा। मैं आपके सामने दो पुस्तकें और लिखता हूँ। एक मैंने लिखी मदर इंडिया, मदर इंडिया। ठीक। और एक सबको पता होगा, झंडा गीत, झंडा गीत, ये किसने लिखा है? मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बताओगे कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो। ठीक है। और झंडा गीत किसने लिखा है? ये पार्षद साहब ने लिखा है। नाम सबको पता होगा, श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं 60 नंबर में। देखो 60 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। एक तरफ पुरस्कार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। वहीं पीसी राय ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी औषधि में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म में दिया जाएगा, और गंधर्व पुरस्कार ये दिया जाता है शास्त्रीय कला में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो अब आप मैच करा लेना इसी आधार पर। आगे देखो 61 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे बिमस्टेक, PIM, STEC,
इसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो हाल ही में चर्चा में रहे बिमस्टेक के संबंध में सही कथन की पहचान करो। कह रहा है कि थाईलैंड की अध्यक्षता में छठा बिमस्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आगे क्या कह रहा है? इसमें 2006 में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल किया गया था। तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है? तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आओ, मैं बिमस्टेक की थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। देखो, ये मैंने लिखा BIMSTEC। तो जैसे ही मैंने बिमस्टेक लिखा, आपको तुरंत इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। मैंने पूरा नाम लिखा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल मल्टी सेक्टोरल टी फॉर हो जाएगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक। तो ये हो गया बिमस्टेक। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी स्थापना की बात करूं, मुझे बता दो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना करी गई थी 6 जून 1997 में। और ये जो स्थापना करी गई थी, ये हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है? और एक बात, 2 डेट्स याद रखना। एक तो 22 दिसंबर 1997, इस दौरान यानी इस तिथि को क्या घटित हुआ था? और एक तारीख है फरवरी 2004, इस तिथि को क्या घटित हुआ था? इसमें हुआ क्या था कि 1997 में म्यांमार को शामिल किया गया था इस संगठन में, और 2004 में भूटान और साथ ही साथ नेपाल को शामिल किया गया था। इसमें टोटल सदस्य देश कौन-कौन से हैं? अगर हम आपसे सदस्य पूछें, तो आप बताओगे भारत का जो लोकेशन है, भारत के आस-पास के जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे देश। और वो भी साफ-साफ इसमें दिया गया है कि बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। इसमें यहाँ पर आस-पास जितने भी क्षेत्र हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, वो सारे के सारे इसके सदस्य हैं। कौन-कौन है? जैसे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आपको पता होगा बांग्लादेश है। ठीक? तो एक तो बांग्लादेश हो गया, भारत स्वयं हो गया। ठीक है? इसके बाद बे ऑफ बंगाल के आस-पास, तो बे ऑफ बंगाल से आप देखोगे कि जब भारत में यहाँ पर आप उतरोगे, तो आपको ये 2 क्षेत्र मिलेंगे। एक तो यहाँ पर नेपाल, एक ये सिक्किम भारत का पार्ट है, और ये भूटान है यहाँ पर। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र आ जाता है। तो नेपाल और भूटान भी हैं, चूँकि ये बे ऑफ बंगाल के बहुत नज़दीक हैं। नेपाल भी हो गया भारत का पड़ोसी, और इसमें हो गया भूटान भी। इसके अलावा और कौन है? म्यांमार यहीं पर लगेगा। म्यांमार के अलावा श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, इसके अलावा थाईलैंड। ठीक? तो ये जितने भी मैंने देश लिखे हैं, ये सारे के सारे बिमस्टेक के सदस्य हैं। तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। 62 में आओ, 62 में क्या कह रहा है? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। चलो, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ, नेटिव शेयर ऑफ स्टॉक नेटिव शेयर ऑफ स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ब्रोकर एसोसिएशन इसका गठन कब हुआ था? क्या बता सकते हो? इसका गठन हुआ था 1875, 1875 में। ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 63 में आओ, ये सवाल अच्छा है। यहाँ आपको मैच कराना है। प्लासी का वॉर कब हुआ था? 1757 में। और ये जो वॉर हुआ था प्लासी का, ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नवाब के मध्य और अंग्रेजों के मध्य। यानी बंगाल का जो नवाब था, इसका नाम था सिराज उद दौला। ठीक? और किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज ये दोनों आपस में भिड़ गए थे। इनकी भी एक टीम थी और इनकी भी एक टीम थी। 1757 में आपस में भिड़ गए। अच्छा, कलिंगा, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ए पार्ट इसका सही होगा। ये किसके किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था अशोक और कलिंग के मध्य। यानी अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर।
और इस प्रकार से कलिंग का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध ये 17 नहीं, ये 1576 में हुआ था, है ना? ये दूसरा पार्ट सही होगा। ये हुआ था अकबर और इसके अलावा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के मध्य। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, तराइन, ये 1192 में हुआ था तराइन का युद्ध। ये द्वितीय की बात हो रही है, तराइन का सेकेंड युद्ध। ठीक है। अच्छा, ये किसके किसके मध्य हुआ था? एक तरफ था गौरी और एक तरफ थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो खैर, इस प्रकार से आप इनको मैच करा लेना और यहाँ से ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? एक फसली कृषि का संबंध क्या होता है? ये वास्तव में एक व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि होती है। व्यापारिक अन्न कृषि इसकी एक मुख्य विशेषता है। तो ए पार्ट इसका सही होगा। 65 में आओ। 65 में क्या कह रहा है? सही विकल्प को पहचानिए। सही विकल्प को पहचानिए। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकी माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा, इन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाँ, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। यानी जो बुकर पुरस्कार 2024 है, ये ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, इनका एक उपन्यास है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये सारे के सारे सही हैं। डी डी पार्ट ये सही हो जाएगा। 66 में आओ। इसमें कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करो। देश की रक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रदेश में रडार फैक्ट्री बनाने की घोषणा की गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। हाँ, इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिसामई गांव में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। सारे के सारे सही है। डी पार्ट सही हो जाएगा। 67 में आओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बजट 2025-26 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए कितना धन आवंटित किया है? ये किया है 400 करोड़ रुपए। ठीक है। 67 देखो, 68 देखो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी योजना यानी जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत सही कथन का चुनाव करो। प्रत्येक सरकार ने अगले वर्ष प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष गांधी जयंती पर गरीबी मुक्त होने का संकल्प किया है। अगले वर्ष यानी कि 2 अक्टूबर। ठीक। गांधी जयंती के अवसर पर ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से लेकर 25 निर्धनतम परिवार चिन्हित किए जाएंगे। हाँ, ये भी सही ठीक है। 10 से लेकर 25 निर्धनतम परिवारों को इसमें चिन्हित किया जाना है। उनकी जांच के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। ये द्विस्तरीय नहीं है। ये जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये त्रिस्तरीय है। ध्यान दें, त्रिस्तरीय प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो ये तीसरा गलत होगा। केवल और केवल एक और दो सही होगा। ठीक है। और मुझे बता सकते हो ये जो स्कीम है ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम, इसे शुरू कब किया गया और इसका लक्ष्य क्या है? देखो, मैं बात कर रहा हूँ ज़ीरो पॉवर्टी ज़ीरो पॉवर्टी अभियान की। ये जो ज़ीरो पॉवर्टी अभियान है, ज़ीरो पॉवर्टी अभियान, ये शुरू कब हुआ था? तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ। और इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक परिवार का जो वार्षिक आय होना चाहिए, वो वार्षिक आय कितना होना चाहिए इस योजना के आधार पर? 1,25,000, 1,25,000 रुपए वार्षिक आय कर देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें कितने परिवारों का चयन किया जाएगा? लगभग 10 से 25 तक की संख्या में परिवारों का चयन होगा। 10 से 25 तक परिवार का इसमें चयन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी, वो कितने स्तरीय होगी? वो होगी त्रिस्तरीय। 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ई पार्ट। आगे देखो 69। कह रहा है कि हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की हल्दी खरीदने के लिए 3 एफपीओ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहराइच की हल्दी है।
आंसर होगा सी पार्ट। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है बहराइच, बहराइच से 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ, याद रखना। बहराइच, ठीक है? दरअसल एक आपने हिंदी धर्म में गुरु का नाम सुना होगा ऋषि अष्टावक्र। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि महाराज जनक के जो गुरु थे ऋषि अष्टावक्र वो यहीं के थे, याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ष है 1929। 1929 बहराइच के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 1929 में बहराइच में गांधी जी आए थे। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी आए थे बहराइच में। और इसके अलावा 1934 सॉरी 1034 ये ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है बहराइच के लिए? क्योंकि बहराइच में गजनवी का एक सेनापति था जिसका नाम था गाजी मियाँ। गाजी मियाँ, इसे महाराजा सुहेलदेव ने हराया था। सुहेलदेव ने इसे पटखनी दी थी यहीं पर। और बहराइच इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक यहीं पर है। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। 70 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को किस वर्ष आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? ये तो सिंपल सा सवाल है, 1869 यानी कि बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके संबंध में 2-3 बातें याद रखो। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, गौर करना। उत्तर प्रदेश में जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश, क्या बता सकते हो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे वाल्टर मॉर्गन, ठीक? ये पहले थे। और इसका नाम बदल के इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब किया गया है? 11 मार्च, ये तारीख याद रखना, 1919। इसी तारीख को इसका नाम रखा गया था इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है? तो इसका सही हो जाएगा बी पार्ट। अच्छा, ऊपर आओ जरा 71 में, अगले प्रश्न में आओ 71 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं ये पूछ रहा है आपसे। मेरठ है, शाहजहांपुर है, चौरी चौरा है, साथ ही साथ महुआ डाबर, ये सारे के सारे हैं, ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। 72 72 में आ जाओ। 72 72 कह रहा है कि ये जो कथन दिए हैं इनको पढ़ो और सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर देश का पहला रेल रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है, क्या ये सही है? हाँ। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय ये प्रयागराज में स्थापित नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा वाराणसी में, याद रखिएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है प्रदेश का पहला स्किन बैंक हैलट कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो तीसरा भी सही है, अर्थात 1 और 3 सही हो जाएंगे। 73 देखो, 73 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये 3 से 5 है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 अधिनियम लिख रहा हूँ, ये 3 के तीनों अधिनियम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला 1959, इस वर्ष एक अधिनियम बना था उत्तर प्रदेश में जिसे कहा जाता है म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन एक्ट, अधिनियम 1959। एक अधिनियम 1916 में आया था, इसको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के ही संबंध में है ये, 1916 में। इसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटी अधिनियम, म्युनिसिपैलिटी अधिनियम, ठीक, एक्ट। और एक अधिनियम आया था 1999, 1999 में। इस अधिनियम को याद रखना, जिला योजना समिति अधिनियम है ये, जिला योजना समिति अधिनियम है। तो ये सारे के सारे अधिनियम यानी 3 के तीनों याद रखो, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो 74, कांग्रेस की 4 बार यानी 1903, 1918, 1932, 1933 में अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज। और प्रयागराज क्यों फेमस है? आओ इसकी चर्चा कर लें। हमारे हिंदू धर्म में कुछ देवी देवता हैं जैसे सोम, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, जैसे वरुण, जैसे प्रजापति। कहते हैं कि ये जो सोम, वरुण, प्रजापति हैं, इनका जन्म स्थान प्रयागराज को ही माना जाता है। ठीक है?
इसके अलावा प्रयागराज में और भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर है आनंद भवन, जैसे यहाँ पर नया यमुना पुल है, जैसे यहाँ पर खुसरो बाग है, खुसरो बाग। और इसके अलावा यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। ये अब इसे अल्फ्रेड के नाम से नहीं बल्कि इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रयागराज में हैं, याद रखिएगा। 75 में आ जाओ। कह रहा है राजकीय चमड़ा संस्थान आगरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में की गई थी, याद रखो। और यह है कहाँ पे? यह है आगरा में। 76 देखो। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुई थी क्या? हाँ। 1940 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1940 में नहीं हुई थी, ये गलत लिखा है। ये हुई थी 1938 में। तो 1940 के स्थान पर 1938 लिख दो, वाक्य सही हो जाएगा। ये दूसरा वाक्य गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 में पारित किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएँगे, ई पार्ट इसका ठीक होगा। ठीक, दूसरा गलत है। आगे बढ़ो ज़रा, 77 में आ जाओ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई नई फ़िल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए, 2 तिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ो ज़रा 78। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था? ये किया गया था 1972 में। और ये है कहाँ पे? दरअसल ये एक दुधवा का ही एक हिस्सा है, अर्थात ये मैलानी के पास है। मैलानी के पास दुधवा का हिस्सा है। दुधवा का यह एक हिस्सा है। ठीक, बात समझना। और ये स्थापित कब हुआ था? 1972, 1972 में। और एक खास बात और याद रखो, इसी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में एक ताल है। इस ताल को कहते हैं हदी ताल। और इस जब हदी ताल के आसपास आप देखोगे, तो हदी ताल के आसपास आपको सर्वाधिक बारहसिंगा देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक बारहसिंगा यहीं पर मिलते हैं। ठीक है? और एक और है, पशु है जिसको कहते हैं सांभर। सांभर। दरअसल ये भारत का सबसे बड़ा हिरण है, हिरण प्रजाति। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा 1972। आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है? ये गाया जाता है सोहर, ये सबको पता होगा। 80 में आ जाओ। 80 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है? चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होते हुए आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। ये है NH509। देखो, क्वेश्चन नंबर 81 में आओ देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसी नदी पर है। हाँ, ये भी ठीक है। सरयू गंगा के दाएं तट से मिलता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी आ रही है, तो ये हो गया इसका दायां यानी राइट, और ये हो गया इसका लेफ्ट। कह रहा है सरयू इस छोर से आके मिलती है। ये गलत है, ये गलत है। सरयू दाएं से नहीं बल्कि सरयू बाएं से मिलती है, लेफ्ट से। और यह नदी यानी गंगा नदी बदायूं शाहजहांपुर से होते हुए पीलीभीत में कहाँ प्रवेश करती है? ये तो गलत है। चौथा भी गलत हो गया। तो 1 और 2 यानी केवल और केवल कथन 2 सही हैं आपके। ठीक है? 1 और 2। आगे बढ़ो ज़रा। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 82 देखो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुला वन, झाड़ी वन का कुल प्रतिशत योग क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 1.12%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? 1.66%। वहीं ओपन फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? ये है 3.46%। अच्छा, तो टोटल मुझे बता दो कितना हो गया? टोटल टोटल हो गया
6, 6 12 13 14 यानी कि 4। यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 1 2 कैरी के, ये हो गया 2, 3 2 5, 5.24%। 3 2 5 और एक 6, सॉरी कैरी का मैंने नहीं जोड़ा, यहाँ 6 होगा, यानी 6.24%। इसमें कह रहा है कि सबको जोड़ दो, अत्यंत सघन वन को भी जोड़ो, सामान्य सघन वन को भी जोड़ो, खुले वन को भी जोड़ो, सबको जोड़ दिया। इसके बाद कह रहा है झाड़ी को भी जोड़ना है। तो झाड़ियाँ कितनी हैं? 6.24 ये टोटल था, अब इसमें झाड़ी भी जोड़ना है, तो झाड़ियाँ हैं उत्तर प्रदेश में 2.27, यानी अब कितना हो गया? 7 4 11 5, 6.51%। यही आंसर होगा बी पार्ट। ठीक, आगे बढ़ो। 83 कह रहा है उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम संबंधित है। किससे संबंधित है ये? ये किस ईयर से संबंधित है? जिला योजना समिति 1999 से। 84 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के कलाकार दिए गए हैं और बताइए कि इनमें कितने कलाकार हैं जो तबला वादन से संबंधित हैं। किशन महाराज हैं, कंठे महाराज हैं, गुदई महाराज हैं। 3 हो गए तबला वादन से संबंधित। इसके बाद ये हैं पागलदास, ये खावजी हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में पढ़ा होगा। सादी कली, ये सारंगी बजाते हैं। ठीक है, ये सारंगी से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा 3। 85 देखो, 85 में कह रहा है कि बरुआ सागर के संबंध में बताइए कि कितने कथन सही हैं। इसे ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इसे घुघुआ मठ भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। महोबा में ये नहीं है, ये है झांसी में। और इसके अलावा किले के निकट मौर्य काल से संबंधित जो जराई मठ है, वो मौर्य काल से संबंधित है, ये गलत है, नहीं, ये गुप्त काल से संबंधित है। जराई मठ गुप्त काल से संबंधित है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 और 2 केवल सही हैं। ठीक है, 86 में देखो, यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू है। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान, ये लिखा है भुगतान। भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मापन का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है ISO 20022 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो 87। 97 में कह रहा है कि हडूप में डेटा नोड और नेम नोड क्या है? वास्तव में ये क्रमशः वर्कर नोड और मास्टर नोड कहलाते हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 87 में 88 में देखो, इसमें कह रहा है कि स्मर्फ अटैक के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इसके लिए मूल उपकरण 1997 में डैन मॉस्चुक द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। यह सर्वर और नेटवर्क को प्रभावित करता है, क्या ये सही है? हाँ। यह डीओएस से भिन्न एक अटैक है, नहीं, ये गलत है। दरअसल स्मर्फ अटैक को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का ही एक प्रकार है। अर्थात स्मर्फ अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 1 और 2। 89 देखो, 89 कह रहा है कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? एच लुकअप श्रेणी की बात कर रहा है, तो समझ तो गलत हो जाएगा, इंडेक्स भी गलत हो जाएगा। वी लुकअप सही होगा। ठीक है, वी लुकअप दरअसल किसी तालिका या फिर श्रेणी में किसी विशिष्ट मान की इसके द्वारा खोज की जाती है। 90 देखो, कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? क्या किया जाता है? इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट को कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो बी पार्ट इसमें सही होगा। 91 में आ जाओ। ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होती है? तो बात नेटवर्क के बीच डेटा रूट करना है, तो आंसर नेटवर्क लेयर ही हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कंप्यूटर में ओएसआई लेयर पढ़ाई थी। ओएसआई मॉडल की परतें, ओएसआई मॉडल की मैंने आपको परतें बताई थी। कौन-कौन सी हैं परतें? 7th 7 मैंने टोटल परत बताई थी, 7वीं कौन सी है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। और अब आ जाओ छठवीं, छठी कौन सी है? ये है प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन लेयर। इसके अलावा 5वीं लेयर कौन सी है? 5वीं है सेशन लेयर। ठीक है? चौथी लेयर कौन सी है? ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरी लेयर कौन सी है? ये है नेटवर्क लेयर। और इसके अलावा दूसरी लेयर है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर।
और पहली लेयर कौन सी है? ये है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक। तो ये टोटल 7 लेयर्स हैं। इसमें जो नेटवर्क लेयर है, ये एक तीसरी लेयर है। इसमें 2-3 बातें मैंने आपको बताई थी नेटवर्क लेयर में, याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछी आती हैं। ये लिखा मैंने नेटवर्क, नेटवर्क लेयर, गौर करना। ये जो नेटवर्क लेयर है, मुझे बताओ ओएसआई मॉडल की कौन-सी परत है? आप बताओगे ओएसआई मॉडल की यह तीसरी परत है। ठीक? इसके अलावा इसमें जो सेगमेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे इन्हें पैकेट कहा जाता है। इसमें सेगमेंट को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है पैकेट, पैकेट कहा जाता है। अच्छा, और मुझे बताओ, ये जो नेटवर्क लेयर है, इसमें कौन-कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा, प्रोटोकॉल आपसे पूछे जाएँगे। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, इसके अलावा एआरपी। मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, एआरपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है एआरपी का? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 92 में। 92 में कह रहा है कि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलैरिटी, यही सही हो जाएगा। डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलैरिटी, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में कंप्यूटर के बैच में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। डीडीओएस हमले डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है? दरअसल जब भी कभी इस प्रकार का हमला होगा, इसमें आपका जो ट्रैफिक होता है, उसको भर दिया जाता है। अर्थात कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है। डी पार्ट इसका सही होगा। ए पार्ट में क्या कह रहा है? अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, ये गलत है। नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी गलत है। एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों में कमजोरियों का फ़ायदा उठाना, नहीं। इसमें दरअसल आपके ट्रैफ़िक को ब्लॉक कर दिया जाता है ओवरलोड करके। तो ये डी पार्ट इसका सही होगा, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 94 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी सामान्यतया हम इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, या फिर एसआरएएम है, या फिर डीआरएम है? एसआरएएम मतलब स्टैटिक रैम, डीआरएम मतलब डायनामिक रैम। ठीक, ये आपने पढ़ रखे होंगे कंप्यूटर में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होता क्या है? आओ जरा एक दो तीन बातें इसमें याद रखो। फ्लैश मेमोरी क्या है? ये फ्लैश मेमोरी, देखो, दरअसल ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, गौर करना। और ये वास्तव में एक, चूंकि मेमोरी है तो फिर स्टोरेज इसमें होगा, तो स्टोरेज कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज है ये। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील गैर वाष्पशील कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप बताओगे ई प्रोम के थ्योरी पर ये आधारित है। तो खैर, आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। 95 में आओ जरा। 95 में क्या कह रहा है? कि कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, कह रहा है कि प्राथमिक उद्देश्य से मिलाइए। मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल मर्ज का सीधा सा तात्पर्य होता है कि डेटा बेस में डेटा के दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना। सेकंड, पिवट टेबल का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? विश्लेषण के लिए गतिशील सारांशन उपकरण है वास्तव में ये। ट्रैक चैलेंज के लिए दस्तावेज संशोधनों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। और वी लुकअप क्या करता है? किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर खोजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप मैच करा लेना और नीचे ऑप्शन आप देख लो। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 96 में आओ। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन है
जो ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उपयोगकर्ता के प्रामाणिक होने के बाद उसे दीर्घकालिक एक्सेस प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करता है या फिर केवल बाहरी अनुरोधों की जांच करने हेतु आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक पर भरोसा करता है। यह सभी नेटवर्क खंडों की सुरक्षा के लिए सिंगल फायरवॉल पर निर्भर रहता है। क्या होगा इसका? ज़ीरो ट्रस्ट। मैंने कहा था ज़ीरो ट्रस्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि विश्वास मत करना। ध्यान देना, कभी भी विश्वास मत करना, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करो। यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करो, कभी भी ऐसे ही विश्वास मत कर लेना। बी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 97। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? कैसे उठाया जा सकता है? सभी पारंपरिक सुरक्षा उपायों को एक ही एल्गोरिदम में प्रतिस्थापित करती है? नहीं, गलत है। असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करते हैं जो साइबर खतरों का संकेत दे सकते हैं। बी पार्ट इसका सही होगा। और देखो, मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करके, ये तो सरासर गलत है। निश्चित नियम बनाकर जिन्हें कभी भी आदतन करने की आप नहीं, आदतन करोगे ही करोगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? टेक्नोलॉजी हमेशा अपने आप को अपडेट करती है, तो चौथा भी गलत। 98 में आओ। ये 2 कॉलम दिए हैं। लिंक्डइन क्या होता है? दरअसल ये व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इसका ए पार्ट हो जाएगा। ट्विटर क्या होता है? सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए एक माइक्रो ब्लॉगिंग है, इसका दूसरा हो जाएगा। ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक टेलीमेडिसिन पहल है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। माई गवर्नमेंट क्या है? शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउडसोर्सिंग मंच है। ये सारे के सारे मैच हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, 99। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर की भूमिका। इसमें देखो कह रहा है कि यह निष्पादन से पहले उच्च प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। हाँ, ठीक है। कंपाइलर पूछ रहा है ना? फिर से पढ़ो इसको। ये निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। ये कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक ही निष्पादन योग्य मॉड्यूल से जोड़ता है। यह रन टाइम के दौरान लाइन दर लाइन कोड निष्पादित करता है। ये असेंबली लैंग्वेज को सीधे उच्च स्तरीय कोड में परिवर्तित करता है। नहीं, ए पार्ट सही होगा। 100 देखो, आईओ इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो डिवाइस ड्राइवर होता है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य होता है इनपुट आउटपुट संचालन के लिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना। नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ का काम करना। हाँ, ये मध्यस्थता करता है। यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना या फिर अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम मेमोरी रो एलोकेशन का प्रबंधन करना। बी पार्ट इसका सही होगा। 100 नंबर, ठीक है? तो ये मॉक नंबर 5वां है। इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। अगर आपको इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना हो, तो आप इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे केडी क्लासेस ऐप में। आप इस ऐप को दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना स्कोर भी जान सकते हो ऑनलाइन अटेम्प्ट के बाद, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मॉक नंबर 6 में। धन्यवाद।